नमस्कार, दिन भर के देश और बिहार के सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहीन। आज बुलेटिन में बात होगी बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से हो रहे नामांकन की, गिरिराज के हिंदू स्वाभिमान यात्रा की, देखेंगे बिहार में जहरीली शराब से मौत पर गरमाई सियासत, क्या आरजेडी से है शराब माफियाओं का कनेक्शन, जानेंगे भारतीय जनता पार्टी का P2G2 फॉर्मूला, और सीएम के लिए किसका नाम बढ़ा रहे हैं शरद पवार। और बुलेटिन के अंत में बात होगी तेजस्वी को नीतीश का हंसना क्यों नहीं गुजरी नगावर। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। बिहार के तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और वोटिंग 13 नवंबर को होगी। परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तरारी और रामगढ़ पर बीजेपी, जबकि बेलागंज पर जेडीयू और इमामगंज पर हम के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। महागठबंधन में आरजेडी के कैंडिडेट की उम्मीद जताई जा रही है और सीपीआई माले भी तरारी सीट पर उम्मीदवार उतार सकती है। गिरिराज सिंह ने बिहार के भागलपुर से अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। सभा को संबोधित करने के दौरान गिरिराज सिंह ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखे हमले किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य दंगा भड़काना नहीं बल्कि उसे रोकना है। गिरिराज सिंह अगले 5 दिनों तक मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल क्षेत्र के कटिहार, अररिया और पूर्णिया सहित अन्य जिलों का दौरा करेंगे। उनकी यात्रा का पहला चरण 22 अक्टूबर को किशनगंज में समाप्त होगा। बिहार के छपरा, सिवान और गोपालगंज जिलों में जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों लोग बीमार हैं। इस मामले में बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि शराबबंदी की नीति पूरी तरह से विफल हो गई है और नीतीश सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ा बयान देते हुए इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल को आरोपी ठहराया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस घटना के पीछे आरजेडी का हाथ है और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी में हिम्मत है तो उन्हें शराब माफियाओं को टिकट नहीं देने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शराब का कारोबार करने वाले आरजेडी से जुड़े होते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता प्राप्त करने के बाद बीजेपी अब अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड। पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन राज्यों में फिर से कमल खिलाने के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसे P2G2 नाम दिया गया है। P2G2 का पूरा नाम है प्रो पीपल प्रो गवर्नेंस। हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित एनडीए की बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि पार्टी के सभी सदस्यों को P2G2 पर केंद्रित रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में सभी लोग सुरक्षित हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है। वही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने इस यात्रा को सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश बताया है। वही गिरिराज सिंह का दावा है कि ये यात्रा हिंदुओं को जागरूक करने के लिए है। यात्रा की शुरुआत आज भागलपुर से हो गई है, किशनगंज में 22 अक्टूबर को समाप्त होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर से आज अपने बिहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। अगले वर्ष यानी 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता को साधना शुरू कर दिया है। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा पहली बार मुजफ्फरपुर से अपनी यात्रा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सुशासन के विभिन्न पहलुओं और लोगों के जीवन में सुधार के तरीकों पर गहन चर्चा की गई। पीएम मोदी ने बताया कि एनडीए का ये सम्मेलन देश की प्रगति और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बैठक में शामिल हुए 17 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री ने विकास के मुद्दों पर विचार विमर्श किया, जिसमें 6 प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। प्रशांत किशोर ने आगामी उपचुनाव के लिए तरारी विधानसभा क्षेत्र से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह को अपने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि सेना में उप प्रमुख के पद पर बिहार से अब तक केवल 2 लोग पहुंचे हैं, जिनमें से एक SK सिंह है। यह बिहार की राजनीति में एक नया उदाहरण स्थापित करेगा।
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू को 2 और चिराग पासवान की एलजेपी को 1 सीट मिली है। आजसू को 10 सीटों पर मौका दिया गया है। बीजेपी के झारखंड प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी कि चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को चुनाव की तारीखें घोषित की है, जिसमें मतदान 2 चरणों में होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा कि उनके करीबी सहयोगी जयंत पाटिल राज्य के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। रांकापा एसपी के शिव स्वराज्य यात्रा अभियान के दौरान समर्थकों ने पाटिल को भावी मुख्यमंत्री के रूप में नारेबाजी की, लेकिन पाटिल ने स्पष्ट किया कि नारेबाजी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि यदि पवार ने पाटिल का समर्थन किया तो इस पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता नितिन राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के सामने सपा ने महत्वपूर्ण मांग रखी है। सपा विधायक अबू आजमी ने ट्वीट कर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी है। उन्होंने सभी सहयोगी दलों जैसे एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को याद दिलाया कि अब समय आ गया है कि वे सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने वाली सीटों की घोषणा करें। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव नहीं लाए जाने पर विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ी। उमर ने पीएम मोदी से मुलाकात की योजना बनाई है, जिसमें वे राज्य के दर्जे की पुनर्बहाली पर जोर देंगे। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि उमर ने 2019 के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्र सरकार और बीजेपी के कुछ बड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। अब उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये सीटें फूलपुर और मंझावा है, जहां बीजेपी के विधायक सांसद बन गए हैं, जिसके चलते उपचुनाव हो रहे हैं। लोजपा रामविलास के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने बताया कि उनकी पार्टी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी विदर्भ की सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में गतिरोध आ गया है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वे शिवसेना को एक भी सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। वही शिवसेना यूबीटी उन सीटों की मांग कर रही है जहां कांग्रेस ने कभी जीत नहीं दर्ज की। मंगलवार को एआईसीसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ समन्वयकों की विस्तृत सूची प्रकाशित की। इस सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं और इसमें 9 वरिष्ठ पर्यवेक्षक और 2 वरिष्ठ समन्वयक थे। हरियाणा में जिन लोगों की जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया है, उन्हें ही फिर से पार्टी ने कमान सौंप दी है। बीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो पुराना वीडियो सामने ला दिया है, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि 2025 के चुनाव से पहले यमुना को साफ किया जाएगा और वे खुद उसमें डुबकी लगाएंगे। बीजेपी का सवाल है, कब डुबकी लगाएंगे केजरीवाल जी? क्या ये केवल एक वादा था या उन्होंने इसे सच में निभाने की तैयारी की? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एससीओ की बैठक में भारतीय पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ये दौरा भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने का एक अवसर है। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों देशों को अपने इतिहास को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि हमें अब अगले 75 सालों के बारे में सोचना चाहिए। हमने पहले 75 साल गवा दिए हैं। उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति को लेकर भी टिप्पणी की, जबकि जयशंकर के दौरे को सकारात्मक कदम बताया। 14 दिसंबर 2022 को सारण में हुई एक बड़े शराब कांड में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, लेकिन 2 साल बाद भी पुलिस प्रशासन के स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में फिर से ऐसी ही घटनाएं सामने आई है, जहां जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि ये मौतें केवल दुर्घटनाएं नहीं बल्कि हत्या है। तेजस्वी ने सीएम से 12 सवाल किए। बीते शुक्रवार को दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजस्व और विकास के मुद्दे पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग सिर्फ पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, वे गलत दिशा में जा रहे हैं।
बिना किसी नाम लिए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कोठे पर जाकर भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन क्या हम समाजों के संस्कारों को बिगाड़कर विकास की बात कर सकते हैं? जायसवाल ने आगे कहा कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बर्बाद कर बिहार के विकास की बात सोच सकते हैं? उनका कहना था कि ऐसे विचार रखने वालों का नैतिक पतन हो चुका है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जहरीली शराब से हुई मौतों को एक नया मुद्दा बनाया है। उन्होंने हाल ही में सिवान और छपरा में हुई मौतों के संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वे अपने मंत्रियों के साथ हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का इस संकट के समय में हंसना बिहारियों और लोकतंत्र के प्रति अनादर है। तो सियासी पीच की खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए सियासी पीच। नमस्कार।